नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। क्या इस मोदी के उखाड़ और कबाड़ फेंको अभियान में विपक्ष का कुनबा बच पाएगा? जहां एक तरफ पूरे देश के राजनीति में और खासकर विपक्ष में हलचल मचा हुआ है, एक एक इंडिया गठबंधन का कुनबा टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उतावला है। वहीं दूसरी तरफ ताजा खबर है कि कमलनाथ भी पाला बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या विपक्ष आने वाले 2024 के चुनाव के बाद सवाल पूछने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बच पाएगा या नहीं? आइए इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आपको। क्या हो रहा है देश में राकेश जी? विपक्ष सवाल पूछने लायक भी रह पाएगा या नहीं? देश में कुछ नहीं हो रहा है, देश में वही हो रहा है जो अभी फिलहाल मोदी और अमित शाह चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को एक सीरीज से झटका दिया जाएगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं और आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उनको झटका पर झटका लग रहा है। देखिए, भाजपा एक पूरी रणनीति बनाई है क्योंकि उसने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, 370 का लक्ष्य रखा है भाजपा ने। धारा 370 हटाया तो 370 का लक्ष्य लेकर आया। तो भाजपा को चाहिए 370 और एनडीए गठबंधन को चाहिए 400 के पार। तो ये कैसे मतलब हासिल होगा? ये हासिल तब होगा जब पूरा देश की जनता एनडीए के तरफ देखेगी, उसे वोट करेगी। तो अब इसमें जब आप देखेंगे तो एनडीए काफी मजबूती से दिख भी रही है। उसके पास बहुमत लायक पर्याप्त वोटर हैं। राम मंदिर और न जाने कई मुद्दों के साथ भाजपा बड़ी मजबूती से खड़ी है, लेकिन उसे अभी चाहिए और दिल मांगे मोर। यदि दिल मोर मांगता है तो फिर जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसे कमजोर होना पड़ेगा। राहुल गांधी की एक ऐसी यात्रा है कि अपने ही लोगों को सफाई में लग गए हैं। राहुल गांधी सफाई में नहीं लगे हैं। राहुल गांधी तो अपने काम में लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो कुनबा है, राहुल गांधी के कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको अब ये लगने लगा है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 2024 में भी मोदी हटने नहीं जा रहे हैं और इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। सबको अपना सीट बचाना है, सबको जीतना है, सबको लोकसभा में जाना है। तो यदि लोकसभा में जाना है और ये उम्मीद भी नहीं बची है कि 2024 में कांग्रेस मोदी का मुकाबला कर पाएगी, तो भला वो किस भरोसे रहे? अब देखिए ना, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार लोग पार्टी से किनारा छोड़कर चले जा रहे हैं, जिस कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था, जी बिल्कुल, वो कमलनाथ की भी यदि चर्चा होने लगी कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस छोड़ देंगे, कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का वो निशान भी हटा दिए, तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या हालात है। अब देखिए, यदि सिलसिलेवार से बात करते हैं तो कहां कहां इंडिया गठबंधन को झटका लगा। मोदी की यही, नीतीश कुमार को लेने के पीछे मोदी की यही रणनीति थी। कोई ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार के आने से मोदी को बहुत बड़ा फायदा बिहार में मिल गया है। जितना मिलना था वो पहले ही था। हो सकता है कि कुछ घाटा ही उठाना पड़े, लेकिन जो उन्हें देश भर में फायदा मिलना था, जो एक नैरेटिव सेट करना था कि जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे वही नहीं रहे। तो अब देखिए, नीतीश कुमार वहां से हट चुके हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की भी हालत खराब है। अपने बल पे वो जितनी जीत जाएं, इंडिया गठबंधन के बल पे वो नहीं जीतेंगी। उसके बाद यूपी में देखिए, यूपी में खलबली मचा हुआ है। यूपी में
जयंत चौधरी चले गए। यूपी में ऐसा खबर आ रहा है कि वहां विधायक टूट रहे हैं। पल्लवी पटेल भी विरोधी सुर बोलते जा रही हैं। भाजपा का अयोध्या का जो राम मंदिर तैयार है, वहां लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है। मैं पिछले दिनों अयोध्या गया था, तो वहां उसकी सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहां जो अयोध्या में लोग हैं, जो एक बार अयोध्या जा रहा है, वो मोदीमय होके वापस आ रहा है। वो राम के मंदिर का दर्शन तो कर ही रहा है, आराध्य से अपने मुलाकात तो कर ही रहा है। जो बदले माहौल में जो वहां का परिवेश, जो वहां का विकास देख रहा है, उससे वो मोदी से प्रभावित हो रहा है। और अयोध्या एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरा उत्तर प्रदेश का गणित देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हाल है, मिलन देवरा चले गए, अशोक चौहान कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद शिवसेना की आधी पार्टी पहले ही टूट चुकी है। उसके बाद शरद पवार की आधी पार्टी पहले ही टूट चुकी है। भाजपा ये है, पता चल रहा है कि कांग्रेस की भी पार्टी टूट के आने वाली है। तो महाराष्ट्र में विपक्ष के नाम पर क्या बचेगा, उसकी जमा पूंजी क्या होगी। बिहार में नीतीश कुमार चले आए, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब एनडीए के साथी हैं। तो ले दे के कांग्रेस, माले और राजद ये बचा हुआ है। तो क्या जमा पूंजी है। इसके बाद आप आइए, तेलंगाना में बात चल रही है कि एमपी जो है वो आने वाले हैं एनडीए में, और वहां भी माहौल बन के तैयार है पूरी तरह से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, नकुलनाथ भी यदि चले आएंगे तो पिछले चुनाव में 29 सीट था, 29 सीट था। अभी एक ये जो केवल कमलनाथ वाला सीट जो नकुलनाथ जहां से एमपी बने थे, वही एक सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो यदि वो भी आने के लिए उतावले हैं, तो फिर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखे, छत्तीसगढ़ में आप देख लिए, राजस्थान में देख लिए, तो सब जगह मिला जुला कर जो स्थिति बन रही है, वो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास कुछ जमा पूंजी बचने वाला नहीं है। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, वहां से एक विकेट खत्म हो जाता है। अब देखिए ना, मोदी के पास एक अस्त्र नहीं है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, तो ये सब एक रणनीति का हिस्सा है। और जो बरसों पहले का जो मांग था, जो डिमांड था, जो लोग करते आ रहे थे, उसे पूरा करके अब भाजपा ये दिखा रही है कि भाजपा है तो सबको साथ लेके चलने की एक उम्मीद है। और इसीलिए देखिए, भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह को, राजनीति क्या हुआ, जयंत चौधरी चले आए। कर्पूरी ठाकुर को मिला और नीतीश जी चले आए। तो अभी शस्त्र बहुत है, अभी रोहिणी आयोग है, अभी बहुत है, लेकिन मोदी जी उतना ही प्रयोग करेंगे जिससे उनको 400 पार आने की संभावना बन जाए। हालांकि इसकी एक कमजोरी कह लीजिए या इसका एक दुष्प्रभाव भी कह लीजिए, जो चुनाव के बाद में पता चलेगा कि क्या इन नेताओं को लेने से बीजेपी को कोई लाभ भी मिलने वाला है, या बस सिर्फ देश भर में नैरेटिव सेट होगा और जनता जो बीजेपी के साथ थी वो तो है ही। तो इससे लाभ मिलेगा भी कि कुछ घाटा में ही जाएंगे। जैसे बिहार में यदि आप देखिए, तो नीतीश कुमार के साथ लेने से लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ असर होने वाला है, ये मुझे खास करके नहीं लग रहा है। यदि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और ये सारे लोग थे, तो नीतीश कुमार को साथ लेने से भाजपा को कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार यदि राजद से हट गए, तो राजद को जो नुकसान होगा उससे भाजपा को लाभ होगा। यही बात समझना है और यही बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो राकेश जी, ऐसा कौन सा साबुन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, और यहाँ आते ही धुल जाता है। तो यही तो राजनीति है, और इसी को तो समझना है कि जैसे कोई विपक्ष में रहता है तो वो उस पर आरोप है भ्रष्टाचार के, तो उस पर सीबीआई, ईडी सबका मतलब कमान कस जाता है। जैसे ही वो बीजेपी में आता है वो धुल जाता है। तो इस स्थिति को जनता भी देख रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ मामला यही नहीं है, मामला एक तो ये भी है
विपक्ष को डराने का ये हथियार आप इसको मान सकते हैं। लेकिन जो मोदी ने काम भी किया है, जो अपने कमिटमेंट पर खरा उतरे हैं, असली मुद्दा वही है। और उस मुद्दे के आगे इस मुद्दे को लोग भूल जाते हैं और कहते हैं कि चलिए उसके पास अपना अस्त्र शस्त्र है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता ये सब जान रही है। ऐसा नहीं है कि जनता को ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है, ये जनता सब समझती है। लेकिन जो इसके साथ मोदी ने जो और कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने जो जो कमिटमेंट किया था, वोट किस पे लिया था? धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हट गया, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन गया, 3 तलाक हटाएंगे, 3 तलाक हटाएंगे, 3 तलाक हट गया, सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम को उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हिंदू को दे दिया जा रहा है, ब्राह्मण को दे दिया जा रहा है, राजपूत को वंचित कर दिया जा रहा है, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा के हक को मार लिया जा रहा है। क्योंकि अति पिछड़ा और पिछड़ों की ही जमात है बीजेपी। अभी देखिए तो आप यदि सरकार के पूरा चेहरा को देखिएगा तो उसमें कौन है? उसमें अधिकांश संख्या में अभी अति पिछड़े, पिछड़े और यही लोग हैं। मोदी कौन है बताइए? मोदी खुद पिछड़े हैं। पिछड़े। अमित शाह कौन है? अमित शाह खुद पिछड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में पिछड़ा अति पिछड़ा का कार्ड भी बीजेपी के ही पाले में है, राम मंदिर का कार्ड बीजेपी के ही पाले में है, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करना है ये कार्ड भी बीजेपी के ही पाले में है, राष्ट्रवाद का नारा उसी के है, जातीय सारा कार्ड ध्वस्त कर देने का सारा उन्हीं के पास है, महिला जो आरक्षण बिल है वो पास करके महिलाओं के दिल में एक अरमान जगाने का भी काम बीजेपी के ही पास में है। तो आपके पास है क्या? आप तो पूरा संघर्ष भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष को एक मजबूत पक्ष मिल गया है। अभी तक ये होता था कि पक्ष को मजबूत विपक्ष मिलता था और वो सरकार के नाको दम किए रहता था। अभी जो है विपक्ष को एक मजबूत पक्ष मिल गया है, पक्ष ही विपक्ष के नाक में दम किए हुए है और जनता उस सबको देख रही है, जनता भी यही चाह रही है। तो स्थिति और परिस्थिति क्या बदलेगी अभी वो आने वाले चुनाव में होगा। लेकिन अभी खेला बहुत होने वाला है, उबार कबार पलटा पलटी अभी बहुत खेला बाकी है। अभी हमको लगता है कि 15-20 दिन अभी ये सब चलेगा। बीजेपी अपना पूरा कमर कस के मैदान में है। वो किसी भी तरह से 1% भी 2004 वाली स्थिति नहीं चाहती है। वो साइनिंग गुड और फील गुड में वो नहीं रहना चाहती है। वो अच्छे दिन आ गए सिर्फ ये कह के नहीं रहना चाहती है। उसे चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए वो हर दाव आजमाएगी जो उसे चुनावी विजय दिलाएगी। धन्यवाद राकेश जी। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि अब की बार 400 पार। मोदी जी के तर्कस में अगला तीर क्या है आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।